के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग जो एक इंपॉर्टेंट वाली क्लास हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। और जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं यहाँ पर में देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ते जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग हर बार करते हो फ्रेंड्स, सेशन के पहले ही काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। 400 प्लस जो बच्चे हैं यहाँ पर में लाइक्स कर चुके हैं ऑलरेडी सेशन को, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। 37th जो आपका जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, नेशनल गेम, उसके शुभंकर का नाम क्या था? उसके मैस्कट का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका, उसका जो एक चिन्ह जो है वो बना लिया जाता है। आजकल आप लोगों को पता है अलग अलग, ठीक है, जो भी खेल होते हैं या कोई इवेंट होते हैं तो कोई ना कोई शुभंकर उसका होता है। ठीक है, और वो शुभंकर हर जगह पे फिर वो चित्रित किया जाता है। जैसे टीवी पे ऐड आ रही है तो वो चित्र आता है, ठीक है, या आप लोग न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं या वो उसके बारे में छापा जा रहा है तो वो शुभंकर छापा जाता है। तो फ्रेंड्स मोगा, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो इस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत, उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के जो 37वां जो संस्करण था उसके लिए मोगा नामक शुभ जो था, ठीक है, मैस्कॉट, वो लॉन्च किया था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो वो आप लोगों से दो चीजें यहाँ पर में क्लियर हो गई कि राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण कहाँ पर में आयोजित हुआ था। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन में से आंसर निकाल के बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन में से आंसर निकालिए एक बार जल्दी से सभी लोग कि 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ पर में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर में टॉप कौन से देश, कौन से राज्य ने टॉप किया है और बिहार कौन से नंबर पे था। चलिए ये भी एक बढ़िया वाली बात है यार, है ना, कि अलग अलग कितने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इसमें से। तो मैं आप लोगों को सारे के सारे बता देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, कि गोवा में आयोजित हुआ था 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है मोगा, इसका जो है वो चिन्ह था, मैस्कॉट या फिर शुभंकर जिसको आप लोग कहते हो, टॉप किया था फ्रेंड्स महाराष्ट्र ने। ठीक है, टॉपर कौन था? महाराष्ट्र था। बिहार जो है वो कितनेवें नंबर पे आया था? पूरे जितने भी अलग अलग राज्य थे, सर्विसेज वगैरह जो होती है ना, उसने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो बिहार जो है फ्रेंड्स, ऐसा सब मिलाकर टोटल बिहार राज्य 30वें नंबर के ऊपर में था। ठीक है, 8 मेडल जीते थे और 30वें नंबर के ऊपर में था बिहार। ओके, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि 37वें नंबर का नेशनल गेम्स जो है गोवा में हुआ। गेट सेट गोवा उसकी थीम थी। ठीक है, महाराष्ट्र ने टॉप किया था, ये आप देख सकते हो, महाराष्ट्र ने टॉप किया 228 मेडल्स के साथ में, टोटल 228 मेडल्स के साथ में। और बिहार जो है वो 30वें नंबर पे रहा था, उसमें बिहार 30th नंबर पे रहा था 8 मेडल्स के साथ में। ठीक है, टोटल उसमें 8 मेडल्स थे। आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स, बिहार 30वें नंबर पे था टोटल 8 मेडल्स के साथ में, जिसमें से 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज थे। ये आप लोग याद रख लोगे। ठीक है, तो जो जो चीजें सीखी हमने, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। एक बार लिख दो आप सभी के सभी लोग। ओके, कहा हुआ कौन से नंबर में? गोवा में जो नेशनल गेम हुआ था, गोवा में जो नेशनल गेम्स हुए थे वो कौन से नंबर का गेम था? चलिए, अब एक उल्टा क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप लोगों से, बन सकता कि नहीं बन सकता? अगर हाँ आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो करवा रहा हूँ, तो सेशन को आप लोगों ने क्या करना है, प्रतिसाद देते रहना है। वही चीज डिसाइड करेंगे कि कितना बड़ा सेशन और कितने आपके लिए जो है क्वेश्चंस लेने हैं और कितना बड़ा सेशन करने हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, गोवा के अंदर में हुआ था। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, मैस्कॉट क्या था इसका? ठीक है, एक बार जल्दी से लिख दो, नहीं याद आ रहा तो पीछे जाओ वापस से वीडियो के अंदर में और फिर से एक बार देखो और लिखो, ताकि आपको याद हो जाए। आपकी एक्टिविटी करवा रहा हूं यहां पर। उसके बाद में टॉप किसने किया था? बिहार कौन से नंबर पे था? ठीक है, बिहार का नंबर और टॉपर कौन था, ये दोनों के दोनों आप बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? ड्रैगन, मुनरो, एडवर्ड, हेक्टर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या नाम था उस जहाज का जिसके अंदर में विलियम हॉकिंस जो है भारत आए थे? विलियम हॉकिंस जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि उस जहाज के कप्तान थे जो पहली बार उस अंग्रेजी जहाज या फिर ब्रिटिश जहाज के कप्तान थे जो भारत आया था। ठीक है, तो 1608 की घटना है, विलियम हॉकिंस भारत आए। किसके समय में आए थे, किसके दरबार में गए थे, वो ये भी आप लोग बता दोगे। तो हेक्टर नाम का जहाज था वो, उस जहाज का नाम क्या था जिससे वो आए थे, जिस जहाज के वो कप्तान थे? हेक्टर नाम का वो जहाज था। और कौन आए थे? विलियम हॉकिंस। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का केबीसी के अंदर में भी आ चुका है। ठीक है, वो आपको पता है ना,
वो दो भाई थे जिन्होंने 7 करोड़ रुपए जीते थे, ठीक है, उनसे ये सवाल था 7 करोड़ रुपए के लिए, विलियम हॉकिंस। तो हेक्टर नाम के जहाज के कप्तान कौन थे? विलियम हॉकिंस थे। ओके, चलिए कब आए थे ये? तो 1608 के अंदर में फ्रेंड्स ये जहाज आया था आप लोगों का। और कौन से शासन के कौन से राजा थे उस समय में? मुगल बादशाह कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर, जहांगीर मुगल बादशाह थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, जहांगीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को जो है बहुत सारे और भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स जहांगीर ने जो है, जहांगीर के समय काल में आए थे। भारत के अंदर में शासक था जहांगीर। उसी समय में ब्रिटेन का शासक कौन था? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, ब्रिटेन का शासक कौन था? तो ब्रिटेन का शासक था उस समय में जेम्स वन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, तो विलियम हॉकिंस किसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आए थे? ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में। तो विलियम हॉकिंस किसके प्रतिनिधि के तौर पर भारत आए थे? ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, जेम्स वन की तरफ से। जेम्स वन इंग्लैंड के उस समय में राजा थे, उन्होंने उनको भेजा था जहांगीर के दरबार में भारत में, ठीक है। सूरत के अंदर में इन्होंने लैंड किया था। जहांगीर से के साथ में आकर इन्होंने तुर्की भाषा में और फारसी भाषा में मस्त तरह की बात की, स्पेशली तुर्की भाषा में। ओके, तो जहांगीर को लगा क्या मस्त भाई, ये तो मस्त वाली तुर्की बोलता है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आप लोगों का बन जाता है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिली थी? आप लोग लिखिए इंग्लिश खान विलियम हॉकिंस, ठीक है, इंग्लिश खान विलियम हॉकिंस लिखेंगे सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, और इसको 400 जात का मनसबदार भी बनाया था, मनसबदार बना दिया था 400 जात का। जात एक बेसिकली रैंक होती थी, नंबर के आगे लगाया जाता था। 400 जात, 500 जात, 1000 जात, 2000 जात, जितना बड़ा वो जात नंबर उतने ज़्यादा बड़े आप मनसबदार। तो एक ऐसी टाइटुलर तौर पर एक सिर्फ नाम मात्र के लिए, ठीक है, रिस्पेक्टफुली एक 400 जात का मनसबदार भी बना दिया था उसको। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन छुटकू से भी बना के देखते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन माना। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू कम टू इंडिया इन 1608? 1608 के अंदर में कौन आया था? ठीक है, जेम्स वन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, जहांगीर आया था, इंग्लिश खान आया था। तो एक्चुअली विलियम हॉकिंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में बना के देखते हैं। विच मुगल एम्पायर कॉल्ड कैप्टन हॉकिंस इंग्लिश खान? किसने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? ठीक है, तो इंग्लिश खान की उपाधि एम्पायर जहांगीर ने दी थी उसको, ठीक है। उसके बाद में व्हाट लैंग्वेज वाज कैप्टन हॉकिंस वेल वर्स्ड इन? कौन सी भाषा के अंदर में वो वेल वर्स्ड था? ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर स्लाइड के हिसाब से बात करें तो तुर्की भाषा के अंदर में बहुत अच्छा था वो, जिसकी वजह से उसको इंग्लिश खान की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आई होप ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से याद कर ली होंगी और पूरा आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 360, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? देखिए इतने सारे लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। बाय द वे फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है आपके अपने परिवार का, ठीक है, कि 4,90,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। केवल 10,000 दूर है हम लोग 500,000 से, ठीक है। तो आपका अपना परिवार टीचिंग परीक्षा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते हुए सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ताकि हम लोग इसी तरीके से पूरा जो परिवार है अपना वो आगे बढ़ते रहे। तो वित्तीय जो आपातकाल है फ्रेंड्स, ठीक है, उसकी घोषणा कर सकते हैं आपका। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की बात हो रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात है आपकी, वो होता है आपका आर्टिकल नंबर 356 के अंदर में, ठीक है। और मौलिक अधिकारों को रोकने की जो अधिकार है वो आप लोगों का आर्टिकल नंबर 359 के अंदर में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 359 के अंदर में वो एक अलग आर्टिकल है आप लोगों का, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर मान लीजिए देश के अंदर में पैसे खत्म हो जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो आर्टिकल नंबर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है आपका, ठीक है, ओके। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल नंबर 352 से रिलेटेड है। स्टेट इमरजेंसी जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है 356 से रिलेटेड है, राष्ट्रपति शासन। और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल 360 से। एक भी बार हमारे पास में भारत के अंदर में अब तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों से जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है, इसको प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए आप सभी के सभी लोग। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का ये,
और मुझे लगता है कि आगे में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। मैं इसका आपको पोल भी दूंगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए आप सभी के सभी लोग। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को पोल दे सकूँ मैं। इसको देखिए आप सभी लोग और आंसर कीजिए। विनय वर्मा जी, एक बार ऐप को जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, आपको आराम से वो दिखने लगेगा, या फिर अदरवाइज जो नंबर चल रहा है ना नीचे में, उसके ऊपर में भी आप जानकारी ले सकते हो, टीम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगी। चलिए, मैंने आप लोगों को पोल दे दिया है फ्रेंड्स, पोल के अंदर में भी आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। आपको क्या बोला यहां पर में, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसकी स्थापना, ठीक है, कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है, इसकी स्थापना के लिए आप लोग, मैं जैसे कि देख पा रहा हूं फ्रेंड, कंटिन्यूअसली लोग पोल कर रहे हैं, सी आंसर लगा रहे हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है, और सब लोगों का जो भी यहाँ पर पोल में आंसर आया है उन सभी लोगों का आंसर गलत है। जिन लोगों ने कमेंट के अंदर में, मोस्ट प्रोबेबल भी हो सकता है किसी ने सही आंसर किया हो यहाँ पर में, 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1993 के अंदर में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और 1993 दिया ही नहीं है, 12 अक्टूबर 1993, सिंपल खेला हो गया आप लोगों के साथ में। तो किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? 1993 में, तारीख के साथ लिखो सभी लोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, और आंसर हो जाएगा यहां पर में नन ऑफ दी अबव, उपरयुक्त में से कोई नहीं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये आप लोगों का, कभी भी आ सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 के अंदर में। कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट वाली चीज है आप लोगों को पूरा का पूरा बता दूं, ठीक है, और वही डिसाइड करेगा कि आगे में और मैंने आप लोगों को कितनी सारी चीजें मतलब और भी कितनी चीजें बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पूछा, आपसे पूछा जा सकता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला, ठीक है, महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, तो ये प्लीज इसको याद रखोगे आप लोग फ्रेंड्स। 1992 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट जो था वो बन गया था आप लोगों का, एक्ट जो कानून था वो 1990 में बन चुका था, ठीक है, लेकिन फिर भी आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई थी, 1992 में। इसकी पहली प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ समय पहले उनका निधन हुआ था, इसी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। इसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो थी जयंती पटनायक, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, जयंती पटनायक, जयंती पटनायक, पटनायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए आप लोग। फर्स्ट प्रेसिडेंट थी जयंती पटनायक, राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड जो आप लोगों को यहां पर मैं बता दिया मैंने, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, उसके बाद में और क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से? इसके अलावा आप लोगों से नेशनल कमीशन फॉर एससी पूछा जा सकता है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है वो आर्टिकल नंबर 338 के तहत में बनाया गया था 1992 के अंदर में। नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है, फॉर एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर 338 के तहत, ये हमारा संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल नंबर 338 में इसके बारे में दिया गया है, और इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी आप लोगों की 1992 में, ठीक है। इतना लेट बना ये आपका, और सूरज भान जो है फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष थे पहले, ठीक है, सूरज भान। नेशनल कमीशन फॉर एसटी कब बना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ओके। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिए, पहले एससी एसटी एक ही में हुआ करता था, ठीक है, बाद में अलग कर दिया गया यहाँ पर में, जब से 2003 के अंदर में ये बना आप लोगों का, ठीक है। 2003 में ये एक आर्टिकल बनना लगा, और 2004 में इसको बनाया गया आप लोगों का। तो हुआ क्या था, 2004 में वैसे इसको बनाया गया, लेकिन इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ाई करते करते कई बार घुटनों पे भी आ जाना पड़ता है फ्रेंड्स, पढ़ाते पढ़ाते।
89th नंबर का जो संविधान संशोधन था आप लोगों का 2003 में, ठीक है, उसके जरिए भारत के संविधान में, ठीक है, आर्टिकल नंबर, ठीक है, 338 ए जोड़ा गया। इसके जस्ट बाद में 338 ए जोड़ा गया जो कि बात करता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी से, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है ये याद रख लेंगे आप सभी लोग। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का आर्टिकल कौन सा है, तो ये भी आप लोगों से बन सकता है, कौन से संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, ये बन सकता है आप लोगों से क्वेश्चन। तो क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी अगर आप चाहोगे, देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना कि एक चीज़ होती है कि भाई कितना रिस्पॉन्स है और कितना ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए और करना है। जैसे कि 1800 बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर, मैं 1200 लाइक से अपने अपनी जिम्मेदारी समझ के यार उसको करते जाएंगे आप सभी लोग, सेशन को आगे बढ़ाते जाइए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, तो मैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स और ज़्यादा मेहनत करने के लिए पूरी टीम जो है वो मोटिवेटेड रहेगी। नाउ नेशनल कमीशन फॉर एससी हमने देखा, नेशनल कमीशन फॉर एसटी देख लिया, दोनों के दोनों देख लीजिए। नेशनल कमीशन फॉर एससी बना था आपका 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर एसटी बना 2004 में। नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है ये आप लोगों का कब बना, क्योंकि ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तो बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन कब बना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब होता है पिछड़ा आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। ये बनाया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का एक कानून के जरिए, सबसे पहले कानून था उसके जरिए बनाया गया 1993 में। तो इसका जो एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट, ये बना था 1993 में। तब से ये क्या था, एक जो है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय के रूप में काम कर रहा था, संवैधानिक नहीं था, संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं था, ये ऐसे ही काम कर रहा था। फिर क्या हुआ, इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2018 में एक संविधान संशोधन किया गया, और वो संविधान संशोधन था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर 102, ठीक है। इसके जरिए हमारे भारत के संविधान के अंदर में एक आर्टिकल जोड़ा गया आपका, ठीक है, वो आर्टिकल भी मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, 338B, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, 338B जोड़ा गया आपका, और ये बन गया आपका। अब पहले क्या था, एक कानून बनाकर सांविधिक या फिर आपका स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो कानून के जरिए कोई संस्था बनाई गई हो, और संवैधानिक का मतलब होता है जिसको संविधान में जोड़ दिया गया हो, जिसका उल्लेख संविधान के अंदर में है। तो आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है। क्या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या ये संवैधानिक निकाय है, हाँ या ना बताओ। क्या उसका कोई आर्टिकल बताया मैंने आप लोगों को, राष्ट्रीय महिला आयोग का आर्टिकल बताया मैंने आप लोगों को, कोई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कोई आर्टिकल बताया मैंने आपको, नहीं, वो संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है आप लोगों का। तो प्लीज इस बात को समझिए, जो बच्चा करेगा, जो बच्चा अच्छे से रहेगा वो आगे बढ़ेगा यहाँ पर में, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में पहले संवैधानिक निकाय नहीं था, सांविधिक था। सांविधिक मतलब जो संविधान में ना हो, सांविधिक था, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी था। 2018 में उसको संवैधानिक कर दिया गया, ठीक है, आर्टिकल नंबर 102 के तहत संविधान संशोधन करके, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे आपके याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले प्रेसिडेंट का नाम जल्दी से आप लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम आप लोग लिख देंगे जल्दी जल्दी से। चलिए, आई होप आप सभी लोगों ने यहां पर मैं लिख दिया है फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में तो आपकी सेंसेस, आपका दिमाग जो है ना ऑटोमेटिक काम करना चाहिए, ऑटोमेटिक मोड के अंदर में। उसको एक आपने एक्स्ट्रा न्यूरॉन अपने दिमाग में ऐड कर दिया, इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया आप लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। तो सभी के सभी बच्चा, हर एक बच्चा जिसको पेपर क्लियर करना है वो लिखता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हमारे, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट था आप लोगों का, उसका भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं ना मैं आपसे, जब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, ठीक है, तो ये पूछ ही लेता हूं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बताइए इसका गठन कब हुआ था? जो क्वेश्चन मेन था, जिसका आंसर अभी आप लोगों ने लगाया, ठीक है, नन ऑफ दी अबो लगाया आप लोगों ने, ठीक है ना, इस तरीके से लगाया ना आप लोगों ने आंसर, नन ऑफ दी अबो। देखिए लेकर आ गया मैं आप लोगों को स्लाइड के ऊपर में, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, बता दीजिए अभी। और ये आप लोगों के लिए फ्रेंड, देखो कमेंट जब करते हो ना, जब आप लोग लिखते हो, आप लोगों के साथ, आप लोगों का फायदा है, आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेंगी चीजें। अदरवाइज आप सोचो, मेरी बात को समझो,
पढ़ तो सब लोग रहे, ठीक है, क्यों याद नहीं रहता उनको, क्यों पेपर क्लियर नहीं होता? कितने साल से पढ़ रहे? 15 साल तक आप लोगों ने पढ़ाई की। अगर पहली से मैं ग्रेजुएशन तक की बात करूं, सब पढ़ चुके आप लोग। कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी ना किसी बुक में ये भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपके करिकुलम के अंदर में या कहीं ना कहीं आया होगा ये एक चीज, ठीक है आपके, लेकिन आप उसको स्किप करके भूल गए जस्ट बिकॉज क्योंकि रिवीजन नहीं की, सारे सेंसेस का इस्तेमाल नहीं किया। और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको भटकाते रहते होंगे, इधर से उधर, उधर से उधर करते रहते होंगे, खुद चुपके से पढ़ लेते होंगे, लेकिन आपको जो है वो बहका देते होंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना। और ऐसे लोग आपको मिलेंगे समाज के अंदर में जो इवन जब से ऑनलाइन आया तब से तो इस तरीके से लोग और आगे, वो उनको क्योंकि नाम वगैरह दिखता नहीं, वो दिखते नहीं, तो वो ना कमेंट के अंदर में या इधर उधर चैट के अंदर में आपको बहका देंगे, खुद चुपचाप से जाके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना और अपनी मेहनत करते रहनी है आप लोगों ने। 12 अक्टूबर 1993, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहां पर में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ में हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट? अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है ये भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय कॉन्करेंट लिस्ट? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कॉन्करेंट लिस्ट की बात करूं आप लोगों से, तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है आप लोगों का एक ऐसी सूची, समवर्ती सूची का मतलब जिसके अंदर में तीनों कानून बनाया, मतलब जो दोनों के दोनों हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकती है। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे भारत के शेड्यूल का नंबर भी याद रखना है, 7th नंबर का है शेड्यूल। 7वें नंबर का जो शेड्यूल है वो ये कहता है कि हमारे भारत के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में काम का बंटवारा किया जाएगा। कुछ काम ऐसे रहेंगे जो केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है, कुछ काम रहेंगे जो राज्य सरकार कर सकती है, और कुछ रहेगा जो दोनों मिलके कर सकते हैं। तो जो दोनों मिलके करते हैं ना, उनको समवर्ती सूची कहते हैं आप लोग। समवर्ती सूची, जो उसकी जो सूची है जो दोनों मिलके कर सकते हैं। और समवर्ती सूची में क्या क्या आता है आप लोगों का, ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना आप लोगों का कि क्या क्या आता है आप लोगों का। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, समवर्ती सूची आपकी ली कहां से गई है, ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए समवर्ती सूची कौन से देश से ली गई है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में आप लोगों का। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ठीक है। समवर्ती सूची कौन से जगह से ली गई है ये आप लोग बताओगे जल्दी जल्दी से। समवर्ती सूची जो है फ्रेंड्स ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और समवर्ती सूची में क्या क्या है आप लोगों का, देखिए सबसे पहले अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं आपसे, तो केंद्र सरकार किस में कानून बना सकती है? रक्षा, मतलब डिफेंस में जितने भी हमारे देश की रक्षा से रिलेटेड कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, वो केंद्र सरकार का काम है। बंदरगाह मतलब पोर्ट। रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। रेलवे किसकी जिम्मेदारी है? अगर आपको, ठीक है, मान लीजिए कि पटना से लेकर, ठीक है, गोवा तक की डायरेक्टली एक रेल बिछानी है, गोवा तक की, ताकि आप पटना से डायरेक्टली गोवा तक जा सके, ठीक है। पटना में बैठे अपनी बैचलर्स पार्टी मनाने के लिए आप डायरेक्टली गोवा चले गए ट्रेन में बैठ के, ओके। तो आप चाहते हो कि मोदी जी आप भी बैचलर जैसी ज़िंदगी जी रहे हो, हम भी मतलब जो आपकी शादी होने वाली उससे पहले आप बैचलर जैसी एक बार बैचलर पार्टी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ पटना से डायरेक्ट गोवा तक की एक ट्रेन जो है सुपर फास्ट हाईवे वो चला दीजिए। तो वो मोदी जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसमें नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। संचार हो जाए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स करेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल दे सकते हो जिसको आप लोग मुद्रा भी बोलते हो, मुद्रा, करेंसी, जल्दी बताइए आप लोग। करेंसी जो है इसको लेकर, करेंसी जो है आपका कौन करता है? केंद्र सरकार। इसका एग्जाम्पल दीजिए आप लोग कोई, अगर किसी को याद आ रहा है आप लोगों से, ठीक है। वो 8 नवंबर की तारीख 2016 की रात के 8 बज रहे थे। चलिए, राज्य की सूची के अंदर में आता है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस आता है, खेती किसानी मतलब एग्रीकल्चर जो है राज्य सरकार की सूची के अंदर में आता है, अस्पताल, दवाखाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य। बट कुछ ऐसे मामले हैं जो दोनों बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, दोनों के पास में कानून है, वन, दोनों के पास में अधिकार है। पहले ये शिक्षा और वन जो है राज्य की सूची में थे। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके जरिए इसको यहां से हटाकर यहां डाल दिया गया?
ठीक है, अगर आप लोगों के रिस्पांस बराबर से आ रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग यहाँ पर में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके बना दूंगा। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर कौन सा था और वो ईयर कौन सा था जिसके जरिए जो राज्य सरकार की सूची से निकालकर शिक्षा और वन को, ठीक है, एजुकेशन और फॉरेस्ट को यहां डाल दिया गया आप लोगों का। हाँ बिल्कुल, जंग बहादुर जी, 1000 और 500 के नोट बंद हो गए थे। तो 1976 के अंदर में 42nd नंबर का जो संविधान संशोधन था उसके जरिए किया गया था ये, ठीक है। तो शिक्षा और वन समवर्ती सूची में है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स फॉरेस्ट आता है कॉन्करेंट में, कॉन्करेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है स्टेट में आता है और पुलिस जो है वो भी स्टेट में आती है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आप लोग लगा दिया डायरेक्टली, जंगल, फॉरेस्ट। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है जीएस में पूछ ले, अब किसी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से, पीआरटी में पूछ लिया जाएगा, हो सकता है 6 to 8 में पूछ ले, 11 12 में पूछ ले, 9 10 में पूछ ले, या किसी आपके मेन वाले सब्जेक्ट में पूछ ले, कुछ भी किया जा सकता है भाई अब तो ये क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर में बन सकते हैं आप लोगों के। ना फ्रेंड्स अब एक जो है ना चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर में आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर की थी, कितने लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है अच्छे से, बताइए यूनाइटेड नेशंस की 7 लैंग्वेजेस कौन सी है। लैंग्वेजेस मैंने जैसे कल आप लोगों को बताया था ना, हर रोज मैं आपको कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स 7 इयर्स वॉर, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, 7 साल का युद्ध, 7 ईयर वॉर्स, ठीक है। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है फ्रेंड्स आपका 1756 से 1756 से लेकर 1763 तक चला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला, ये क्वेश्चन एक बन गया आपको का। किसके किसके बीच में चला था, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। तो ये चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चला। कौन जीता कौन हारा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। इंग्लैंड जीता, फ्रांस हार गया था सप्तवर्षीय युद्ध। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस की पराजय हुई थी। और उस युद्ध के बाद में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है, कौन सी संधि थी जिस पर हस्ताक्षर किए गए, तो वो संधि थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में कब हुई थी, जस्ट उसी साल जब ये युद्ध खत्म हुआ 1763 में। चलो ये सभी के सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर मैं देखिए 2250 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, 1600 लाइक्स है यहाँ पर में। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ पर मेरे को एनालिटिक्स में दिख रहा है कि सेशन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आप लोगों को ऐसे ही रोज़ जो है फ्रेंड्स कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो और भी इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर मैं फिर मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। मेरे को बताइए टेस्ट के लिए कब आप लोग रेडी है, ठीक है, टेस्ट के लिए कब रेडी है आप सभी के सभी लोग। टेस्ट के लिए जो मैं सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसके ऊपर में क्या हम लोग, ठीक है, आपका 3 तारीख को टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, बड़ी टेस्ट, लेकिन वो सिर्फ लाइव ओनली टेस्ट रहेंगी। और उसके तुरंत बाद जो बच्चा लेक्चर देखेगा उसके तुरंत बाद उसको एक टेस्ट हम लोग ऐप पर भी देंगे, ताकि उसमें भी हम लोग रैंकिंग चेक कर सके। लेकिन वो सेशन सिर्फ लाइव रखेंगे, जो बच्चा लाइव रहेगा उसी के लिए अवेलेबल रहेगी, फिर उसके बाद में हम उसको हटा देंगे, ठीक है, लाइव ओनली, ताकि आप लोगों को एक फील आए एकदम एग्जाम वाला, ठीक है। तो परसों के दिन रखे या 3 तारीख को या 4 तारीख को रखे, लेकिन जो अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ इस सीरीज के अंदर में, ठीक है, जो भी सेशंस हो चुके हैं आप लोगों के, ओके, वो सारे सेशंस आप लोगों ने देख कर आने हैं, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, तब जाकर मैं लूंगा। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना आप सभी लोग, ओके। पूरे हम लोग एक बड़ा सेशन लेंगे, नंबर्स डाल के क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं, ओके। तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी लोग। तब तक ये यहाँ पर मैं इसको 7 ईयर वॉर किसके किसके बीच में हुआ, कब से कब तक हुआ, कौन सी संधि हुई थी, ये आंसर करिए। मैं तब तक आपको और जो है 2-3 पॉइंट जो है फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को, इंपॉर्टेंट वाले। पटना के अंदर में गोल घर का निर्माण जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। पटना में गोल घर का निर्माण, पटना गोल घर कितने लोग गए हैं देखने के लिए, ठीक है, गोल घर का निर्माण कब किया गया था, पटना में गोल घर का निर्माण कब किया गया था, निर्माण कब
किया गया था। ठीक है, पटना में गोलघर का निर्माण कब किया गया था? बताइए। गोलघर कितने लोगों ने देखा है या नाम सुना है कभी ना कभी? हाँ, चलिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो गए भी है घूमने के लिए वहाँ पर, मैं देखा है उन लोगों ने। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है ये भी बता देंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स। देखिए, तो एक्चुअली ना ये गोलघर जो है इसको अनाज भंडार के रूप में बनाया गया था आप लोगों का। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये जो गोलघर था इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था इसको बनाना, ठीक है, आपका जनवरी 1784 के अंदर में। ठीक है, और ये कंप्लीट कब हो गया था आपका? कंप्लीट हो गया था आप लोगों का जुलाई, ठीक है, 1786 के अंदर में ये कंप्लीट हो गया आपका। तो ये बनकर तैयार हो गया था आपका जुलाई 1786 के अंदर में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी, क्योंकि कितना अनाज रखा जा सकता है इसके अंदर में। जब बनाया गया इसको, वॉरेन हेस्टिंग के समय में बनाया गया था इसको, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने इसको बनाने का जो है वो वहाँ पर में निर्णय लिया था पटना में। ठीक है, तो 1,40,000 टन अनाज इसके अंदर में स्टोर किया जा सकता है। पटना में, बिहार से रिलेटेड है, तो भाई एक चीज़ आप लोगों की और बन गई। चलिए जल्दी जल्दी से इसको पढ़िए आप सभी लोग, और कमेंट के अंदर में सारे लोग लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर मैं 2300 बच्चे देख रहे हैं और चैट रेट आप लोगों का कम चल रहा है, मतलब काफ़ी सारे लोग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और जो बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, उसको दिक्कत होगी। तो प्लीज़ एक्टिविटी के अंदर में पार्टिसिपेट करते रहिए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स लिख दिया यहाँ पर में, जितने भी लोग हैं यहाँ। चलिए, नाउ फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को बताना है, ठीक है, जनसंख्या के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा, ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, और लोवेस्ट पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन और लोवेस्ट पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन आप लोगों के एस्टेट की एग्जाम्स में, बीपीएससी के टीआरई की एग्जाम में और नॉर्मल एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। 1900 से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो मज़ा आएगा आगे में भी इस तरीके से पढ़ाने में। और आप लोग मेरे को कमेंट करके ये भी बताते रहना है आप सभी लोगों ने कि कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए जो है वो टेस्ट जो है लाइव ओनली जो टेस्ट है वो करे। और आप लोगों को लाइव ओनली टेस्ट का जो है लिंक वगैरह भी आपको मिल जाए तो वो फॉर्म जो मैंने आपको दिया हुआ है ना, उस फॉर्म को ज़रूर फिल कर देना आप लोग। ठीक है, जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, ठीक है, वो फॉर्म फिल कर देंगे जो आप लोगों को पिछले लेक्चर में दिया हुआ था, सिंपल सा है। ठीक है, उस फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, जो भी उसके अंदर में मेरे ख्याल से 30 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम आप लोगों को उसको करने में। ओके, वो फॉर्म फिल कर दोगे आप, आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप लोगों को मिलती रहेंगी। कल भी देखा मैंने, काफ़ी सारे बच्चों ने भर दिया है उसको। ठीक है, आपको पिंड कमेंट के अंदर में और लास्ट में मैं दे भी दूंगा यहाँ पर मैं भी जी। पटना और शेखपुरा, ठीक है, पटना जो है फ्रेंड्स इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, और जो शेखपुरा है, शेखपुरा यहाँ पर में सबसे कम पॉपुलेशन है शेखपुरा के अंदर में। ये भी आप लोग याद रखोगे, सभी के सभी लोग इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिए। न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है भैया, आप लोगों का एक चीज़ आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन जो है आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार हेडमास्टर की एग्जाम के अंदर में भी आया हुआ था एक बार, है ना, बिहार हेडमास्टर की एग्जाम में। तो क्या क्या हमने पढ़ा है ये सारा एक बार आप लोग रिवाइज करोगे। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, रिवाइज करोगे आप सभी के सभी लोग। रिवाइज करके जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। पटना में गोल घर का निर्माण कब किया गया था? गोल घर का निर्माण, ठीक है, कब कंप्लीट हुआ था? कंप्लीट बताना है आप लोगों ने, क्योंकि निर्माण तभी हुआ था जब कंप्लीट हुआ। कहाँ पर में है ये गोल घर, ये बताएंगे आप सभी लोग। उसके बाद में जो क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं उसी से रिलेटेड कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन, ठीक है, फॉरेस्ट,
इनको स्टेट सूची से निकालकर, स्टेट से निकालकर कॉन्करेंट सूची में रख दिया, कॉन्करेंट में। तो कॉन्करेंट में रख दिया गया कौन से वाले संविधान संशोधन के जरिए, ये आप लोग बताओगे। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को और एक क्वेश्चन है आपका, उसके तरफ मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, उसके तरफ मैं भी लेकर चलता हूँ, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से पहले कर दोगे, ठीक है। फिर आगे मैं क्वेश्चन की तरफ में लेकर चलता हूँ, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं हमारे जो है नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन के तरफ में, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा गया है कि फ्रांस की जो टेरिटरी थी, फ्रांसीसियों ने भी भारत पर कब्जा किया था, तो फ्रांस की टेरिटरी को आखिरकार भारत में कब मिला दिया गया, ठीक है। फ्रांसीसियों की टेरिटरी को भारत में आखिरकार कब मिला दिया गया, फ्रेंच टेरिटरी को। तो इसको समझने के लिए ना आप लोगों को दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंच भारत में कब आए थे, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन कब कब जो है किस तरीके से हमारे भारत के अंदर में आया था, ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर में जो है PDEDF, ठीक है, PDEDF, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आए थे आपके पोर्तुगीज़, ठीक है, पोर्तुगीज़ जो थे वो आए थे। फिर ये आए डच, डच मतलब होता है आपका नेदरलैंड के निवासी, नेदरलैंड, या जिसको पहले होलैंड भी कहा जाता था, होलैंड भी कहा जाता था, ठीक है। फिर आया आप लोगों के इंग्लिश जिसको आप ब्रिटिशर भी कहते हैं, इन्होंने भारत के ज़्यादातर बड़े हिस्से पे राज किया, ठीक है। फिर आए थे डेनिश, ये दानिश नहीं, हाँ मैं नहीं आया, नहीं तो बोलेंगे सर आप इतने पुराने हो, ठीक है। आप जो है 1618 के अंदर में आ गए थे, ठीक है, 1616 के अंदर में। तो ये डेनिश मतलब डेनमार्क के जो लोग हैं उनको कहा जाता है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। मैं इनसे भी ज़्यादा पुराना हूँ, ठीक है। फ्रेंच लोग आए, ठीक है, आपके सबसे लास्ट में। तो फ्रेंच लोग जो है फ्रेंड्स ये सबसे लास्ट में कब आए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स 1668 में, औरंगजेब के समय में ही आए थे, 1668 के अंदर में, 1668 में आए थे, ठीक है। तो फ्रांसीसी लोग 1668 में, 1668 के अंदर में आए, और इन्होंने फाइनली हमारे भारत में जो उनकी टेरिटरी थी, ठीक है, उसको भारत को सौंप दिया। कब? 1954 के अंदर में, ठीक है। तो 1954 के अंदर में पुंडीचेरी वगैरह जो एरिया था ना, वो इन्हीं के कब्जे में था, तो इन्होंने इसको छोड़ दिया, हमारे भारत को सौंप दिया। तो आंसर आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये PDEDF ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि कौन सा देश था जिसने 1845 में अपनी जो टेरिटरी थी वो इंग्लिश को बेच दिया, मतलब इंग्लैंड वालों को बेच दिया, ठीक है। तो अपनी जो बिजनेस था वो इंग्लिश को बेच दिया उन्होंने 1845 के अंदर में, और धर्म कर्म के काम में लग गए। वो थे डेनिश लोग, डेनमार्क के, ठीक है। तो डेनमार्क ने देखा कि भाई भारत के अंदर में कोई फ़ायदा उनका है नहीं, वो धर्म प्रचार वगैरह के उसमें रूप में उसमें जुड़ गए वो लोग, और अपना जो बिजनेस था उन लोगों का अंडमान निकोबार वगैरह के अंदर में, और जो कोई द्वीप थे उन लोगों के, वो उन्होंने इंग्लिश को बेच दिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिए, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। और मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आया था कि नहीं आया था? हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था एग्जाम में? हेड टीचर का लिए भी सर GS वाला पेड क्लास स्टार्ट कीजिए। अजय कुमार जी, हेड टीचर के लिए भी ऑलरेडी आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, आप ऐप के ऊपर में देखोगे तो आपको वहाँ पर में दिख जाएगा। और जितने भी बच्चे जो लोग जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप लोग जो है फ्रेंड्स कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में डायरेक्टली जाकर भी आप लोग जानकारी ले सकते हो। आप लोग जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको ऐप के ऊपर में मिल जाएगा वहाँ पर में, ठीक है।
पता है क्या कौन है यहाँ पर? मैं एक चीज़ बताता आपको। मिड एंड माइंड है वो। उन्होंने एक इनको क्या बोला पता है क्या? ये डेनमार्क वाले लोगों को, भाई तुमको कंपनी नहीं बेचनी चाहिए थी करके। मतलब वो उतने सारे लोग, ठीक है, जिन्होंने कंपनी चालू की, कुछ सोचा होगा बिजनेस नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, और वो हमारा भाई यहाँ पर में भाई है या किसी की बहन है पता नहीं, तो वो कह रही है कि कंपनी नहीं बेचनी चाहिए थी करके डेनमार्क को। अरे भाई उनका उनका डिसीजन यार, नहीं हो रहा होगा धंधा पानी, काम नहीं चल रहा होगा, जेब से पैसे लगाने पड़ रहे होंगे, तुम तो ऐसे ही करोगे, है ना? तुम्हारा तो यही है कि भाई जेब से पैसे लगा के कराते रहो करके, कंगाल हो जाओ। वो बेचारा डेनमार्क ने अपनी कंपनी बेच दी, नहीं चल रही उससे कंपनी यार, लॉस हो रहा। वहाँ पर में लोग उससे बोल रहे होंगे कि यार ये सारा का सारा बिजनेस फ्री में करो करके, तो बर्बाद हो गई कंपनी, वो बंद करने की नौबत आ गई। तो तुम उनसे कह रहे हो यार कि नहीं बेचना था करके, ठीक है? फिर वो केबीसी का क्वेश्चन कैसे बनता फिर ये वाला? नहीं, फूफा जी नहीं है वो कह रहे हैं कंपनी नहीं बेचनी चाहिए थी डेनमार्क को। वो अच्छा इंसान है, वो अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है? तो आप लेट हो गए, आप थोड़ा जल्दी आते तो शायद उनको बता पाते कि नहीं बेचनी चाहिए थी। देखिए फ्रेंड्स, भारत में राज्यों का संघ और संघ की अधिक शक्ति है, ये कनाडा से लिया है हमने। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था आपसे, ठीक है? तो डी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी आप लोगों की, और टी की जोड़ी 2 के साथ में एक ही जगह पे लगी, और डी इज द करेक्ट आंसर, खत्म। मैं इस तरीके से आप लोगों को बता दिया इसको। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने लिए हैं फ्रेंड्स यूएसए से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में। बी की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ में, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए थे, उन्हीं का संग्रह है ये, ठीक है? बी की जोड़ी 4 के साथ में लगेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है, और कॉन्करेंट लिया है आपका जो कॉन्करेंट लिस्ट है आप लोगों की, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट ये आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये चारों के चारों पता है आपको क्या है? ये चारों के चारों आपके वो क्वेश्चन है, एक एक नंबर के लिए अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट में टीआरई के आए हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए। तो भाई आपके लिए इतनी मेहनत करके एक एक पॉइंट बनाया है, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है आप लोगों का। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो यार, वो करने में, शेयर करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, मूल अधिकार जो है, संघ राज्य संबंध में संवर्ती सूची, भारत में राज्यों का संघ और संघ की अधिक शक्ति, ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जिसको हमने कंपाइल कर दिया आप लोगों का। जी, जैसे अर्नव ठाकुर बोल रहे हैं कि कैंसल एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? मूल अधिकार वाला क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई 2 के शिफ्ट के अंदर में आया था, डीपीएसपी उसी शिफ्ट में आया था, राज्य के संदर्भ में संवर्ती सूची टीआरई 1 के अंदर में आया था एक शिफ्ट के अंदर में। तो ये वो क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है? ओके, चलिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों का। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि भीमबेटका केव्स जो है वो कहाँ पर में लोकेटेड है? भीमबेटका केव्स कहाँ पर में लोकेटेड है? चलिए, तो आंसर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से। भीमबेटका केव्स कहाँ पर में? जल्दी से देखिए, अनुपमा मिश्रा, ठीक है, जो अति होशियार लोग होते हैं ना, उनकी कैटेगरी, मतलब वो जो कैटेगरी होती है ना, उसके अंदर में मतलब बेसिकली आपको रखा जाता है उसके अंदर में, ठीक है? समझ गए होंगे ना तुम? चलिए, भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अच्छा, भीमबेटका केव्स क्यों फेमस है? भीमबेटका केव्स जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि जो भीमबेटका केव्स जो है आप लोगों की, ये फेमस है आप लोगों का आपके बेसिकली जो शैल चित्र है, रॉक पेंटिंग्स, शैल चित्र, इसके लिए फेमस है। वहाँ पर में जो गुफाएं हैं, गुफाओं के ऊपर में चित्रकारी की गई है, ठीक है? हो सकता है इस तरीके से घोड़ा तो नहीं बनाया उन लोगों ने, हाथी वगैरह देखे, शेर देखे, जो भी देखा वो बनाया उन लोगों ने, ठीक है? तो अलग अलग जो चित्र है वो उन्होंने किए। ओके, घोड़ा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उस समय में घोड़ा भारत में पाया ही नहीं जाता था। ओके, तो मध्य प्रदेश के अंदर में भीमबेटका के अंदर में हमको सबसे ज़्यादा रॉक पेंटिंग्स मिलती है, ठीक है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आप लोगों को पेड क्लास में पूरा यूनेस्को की पूरा लिस्ट दिया ना मैंने, बड़ा सा,
ठीक है, वो बहुत एपिक सेशन है, वो सेशन से बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, अच्छे से रिवीजन करते रहना है। तो भीमबेटका की ऐसी जो है कई सारी गुफाएं मिली है आप लोगों को। इन गुफाओं में हमारे पूर्वज जो है रहा करते थे पूरा पाषाण काल के अंदर में, और 2003 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं करंट अफेयर का बताना चाहूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप सभी लोग याद रख लेंगे। विच विल बी द थीम कंट्री एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित होने वाला है, मैड्रिड। अब बताइए आप लोग, ये मैड्रिड जो है नाम की जगह, वो कहाँ पर में है? जहाँ पर में आप लोगों का मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर ये आयोजित होने वाला है आप लोगों का, मैड्रिड। बहुत बढ़िया, आप लोगों के दोनों आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स। मैड्रिड जो है आप लोगों का, पहली बात जो मैंने आपसे पूछा वो स्पेन में है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इंडिया जो है वो उसकी थीम कंट्री है, मतलब इंडिया को इनवाइट किया गया, इंडिया विल बी द थीम कंट्री। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। मैड्रिड के इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर में इंडिया को आमंत्रित किया गया है थीम कंट्री के रूप में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे आप लोगों के, जो आप लोगों ने होपफुली जो है सारे के सारे यहाँ पर मैं इसको कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, और आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके कि कब आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की टेस्ट ली जाए। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक जो फॉर्म दे रहा हूँ यहाँ पर मैं फिर से एक बार पेस्ट कर देता हूँ उसके लिंक को आप लोगों के लिए। इस फॉर्म को आप लोग भर लोगे फ्रेंड्स, आपको पिंड कमेंट के अंदर में तो मिल ही जाएगा फॉर्म, साथ ही साथ आप लोगों को पिंड चैट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा फॉर्म। तो फॉर्म आप लोग आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ओके, और उसके अलावा कौन से तारीख को, मतलब 3 तारीख को टेस्ट लेनी है या 4 को लेनी है, लेकिन पढ़ के आना है। और लाइव ओनली टेस्ट रहेंगे आप लोगों की, तो सभी लोग लाइव देखोगे उसको। ठीक है, 1 बजे। तो एग्जैक्ट आप लोग मेरे को बताइए 3 तारीख को करना है या 4 तारीख को करना है। मैं 3 तारीख को दिन बता देता हूँ आप लोगों का। 3 तारीख को वेडनेसडे है, 4 तारीख को जो है ठीक है थर्सडे है, बुधवार है और गुरुवार है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और एक दूसरे के कमेंट को लाइक भी करते रहना, तो पता चल जाएगा कि कितने लोग कौन से तारीख को चाहते हैं यहाँ पर में। ठीक है, रिवीजन बैच में कहाँ देखने मिलेंगे? प्रियंका गुप्ता जी, रिवीजन बैच के अंदर में ना जितनी भी यूट्यूब की पीडीएफ होती है वो सारी डाल दी जाती है आपकी, और उसके ना पहला ही जो पेज होता है, जो जैसे मान लीजिए ये क्लास है आपकी, तो पहला जो पेज रहेगा आपका फर्स्ट स्लाइड, उसके बाद में जो सेकंड नंबर की स्लाइड रहती है वहाँ पर में एक लिंक रहती है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे वीडियो चलने लगेगा ये वाला। तो आपका रिवीजन बैच में भी ये डाल दिया जाता है आप लोगों का, और आपकी वो पीडीएफ भी आ जाती है वहाँ पर में, तो दोनों आपका फायदा हो जाता है। रिवीजन बैच क्या, सारे जो नॉर्मल बैच है आपकी उसमें भी आ जाती है। जो नॉर्मल बैचेस है वो बच्चे जिन लोगों ने किया हुआ है, लिया हुआ है, उन लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिए ऐप को, वहां मिल जाएगा आपको। ओके, आप लोग मेरे को तारीख बताइए। ठीक है, और लाइव ओनली क्लास, और अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से ही जितने भी लेक्चर्स है अभी जो हुए हैं आप लोगों के पिछले 10 दिन के अंदर में, उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए सभी के सभी लोग अच्छे से। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। लिंक मैंने डाल दिया आप लोगों का यहाँ पर में, और पिन भी कर दिया है, तो होपफुली आप लोगों को मिल गई होंगी। इसको फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिए, जिन्होंने फिल नहीं किया। जिन्होंने फिल कर दिया उनका ऑटोमेटिकली वो फील्ड है, उनको नहीं मिलेगा। लाइक कर देना फ्रेंड सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।